गुड मॉर्निंग क्लास। तो फिर से हम लोग आज आ जाते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन के बारे में। तो पहले ही बताए थे आपको कि हम आयनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में इस क्लास में बात करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहला चीज़ हम लोग ये बात करते हैं आयनिक कंपाउंड होता क्या है। द कंपाउंड फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। जैसा कि कोई भी मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यानी बोल सकते हैं कंबाइन, तो हम इसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड या फिर इसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अच्छा, जैसा कि आयनिक कंपाउंड्स में दो अलग अलग आयन्स होता है, एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होता है आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है। सो अगर मान लीजिए हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो इसके प्रॉपर्टीज़ को हम जानते हैं। सबसे पहला चीज़ इसका फिजिकल नेचर। दे आर सॉलिड एंड हार्ड एंड जनरली ब्रिटल। ठीक है। जितना भी आयनिक कंपाउंड्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है और हार्ड होता है। यही नहीं, वो ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल यानी अगर मान लीजिए हम उसे पटकें तो वो टूट जाने का क्षमता रखता है। वो मेलेबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है अदर मेटल्स के मुकाबले। बट उसमें कुछ सिमिलरिटीज भी होता है मेटल का। जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द मेटल्स, ये होता है ऐसा। सॉलिबिलिटी का केस हम लोग लें तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो भी चीज़ पानी में सॉल्वेंट होता है वो इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, जस्ट अपोजिट सिचुएशन में होता है। सो ये जो आयनिक कंपाउंड होता है ये वाटर में सोल्यूबल होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ में सोल्यूबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। द कंपाउंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये आयन से मिलकर बना हुआ रहता है तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है। ठीक है। बट ये सॉलिड स्टेट में ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मोल्टेन स्टेट में ऐसा करता है, इन मोल्टेन स्टेट एंड सोल्यूशन फॉर्म। बट इन सॉलिड ऐसा ये नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है ना कि इसका जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे से कंडक्ट करता ही नहीं है, वो कनेक्टेड रहता ही नहीं है। वही मिनरल इसका देखा जाए मेटल्स का ऑकरेंस कर में कि ये कैसे कैसे पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है। तो इसका केस होता है सबसे पहला चीज़ मिनरल्स, मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो मिनरल्स क्या होता है जी, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं और वो नेचुरली मिलते हैं, तो हम उसको मिनरल्स बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग पाए जाते हैं आयंस, अन्य कंपाउंड्स। वही ओर्स के बारे में देखें तो ओर्स में ओर्स के फॉर्म में भी रहता है मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ particles of the metals, and the metals can be profitably extracted from it is such as minerals are called ores। तो ये हम लोग का ओर का डेफिनेशन हो गया। सिंपल सा बात है, ओर जनरली वो चीज़ होता है जो कि हम लोग ज़मीन के अंदर से निकालते हैं और उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। अच्छा, जैसा कि हम लोग बात करें मेटल का एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो हम लोग ये सीखते हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है किसी और से। तो ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले ओर को इनरिचमेंट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको उसे गंदगी वगैरह हटा के फुली और उसको बनाया जाता है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है जिसका एक वेरियस प्रोसेस होता है, और यही चीज़ हम लोग को डिटेल में पढ़ना क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है जिसका बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस होता है। बट हम लोग जनरल रिफाइनिंग देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे जो क्योंकि वो हायर स्टडीज़ में हम लोग को पढ़ना है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग इस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके करके उसके मोल्टेन फॉर्म में करके उसके बाद फिर प्योर मेटल को निकाल सकते हैं। लेकिन जो मीडियम रहता है मेटल, जो मीडियम रिएक्टिविटी का रहता है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जनरली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट और सल्फेट। और ठीक है, जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, फिर जिंक सल्फेट हो गया, फिर आपका मर्क्यूरिक सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, ये इस तरीके का और रहता है। तो जो भी कार्बोनेट और रहता है उसको लिमिटेड एयर में क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, जिसको हम लोग कैल्सिनेशन बोलेंगे। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैल्सिनेशन क्या होता है। बट इसको हम लोग अगर मान लीजिए एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के साथ करें, सल्फेट और को जनरली ऐसा होता है, तो उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। और ये दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ये चीज़ ऑक्सीडाइज होकर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स का फॉर्म करता है। बाद में इसको रिडक्शन किया जाता है और इसको मेटल बनता है। और इस मेटल क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल रहता है इन दिस प्रोसेस, दैट इज़ वाई इट इज़ प्यूरिफाइड एंड मेड इन अ प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स।
सिमिलरली अगर मान लीजिए लो रिएक्टिव के बारे में देखा जाए, तो लो रिएक्टिव जनरली सल्फाइड ओर के फॉर्म में रहता है। इसको रोस्टिंग करके मेटल्स को निकाल दिया जाता है, उसको रिफाइनिंग किया जाता है। यहाँ पे एक और कैटेगरी होता है जो इनएक्टिव मेटल्स होता है। इनएक्टिव मेटल्स का मतलब हो गया जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये सब कभी भी किसी के साथ कंबाइंड नहीं रहता है। स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस तरीके से होता है? सबसे पहले गैंग लिया जाता है, गैंग को रोस्टिंग किया जाता है, फिर कैल्सिनेशन किया जाता है, फिर रिडक्शन किया जाता है। अच्छा, ये गैंग हम बोल दिए, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन तो बोल ही दिया, बट ये गैंग होता क्या है? Generally, ores are usually contaminated with a large amount of impurities. Such impurities, such as soil, sand, etc. are called gang. यानी और के साथ जितनी भी गंदगी होती है उसे हम गैंग बोलते हैं। फिर उसको रोस्टिंग किया जाता है। अब ये रोस्टिंग क्या होता है जी? रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग। उसको बहुत सारे हीट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? हीट किया जाता है। यहाँ पे हीस्ट गलती से हो गया, ये आप अपने नोट कॉपी में सुधार लोगे। बट उसे हम एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट के साथ, ऑक्सीजन के साथ करते हैं और वहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। सिमिलरली कैल्सिनेशन होता है, एंड रोस्टिंग इज ओनली पॉसिबल फॉर द सल्फाइड ओर्स। बट कैल्सिनेशन का केस लिया जाए तो कैल्सिनेशन मतलब क्या हुआ? उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में लिया जाता है और इस प्रोसेस में क्या होता है? इसको हीट किया जाता है विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये कैल्सिनेशन होता है और ये कार्बोनेट और से बनता है। आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। यहाँ पे सल्फे ये रोस्टिंग में हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन दिए हुए हैं सल्फाइड और के साथ, पर कैल्सिनेशन में हम लोग ऐसा नहीं किए हैं, ऑक्सीजन नहीं दिए। देन ऑल्सो दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। सो इन दोनों का अलग अलग प्रोसेस हो गया। फिर रिडक्शन में देखते हैं। रिडक्शन में के केस में जनरली हम लोग ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जो हम लोग के बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो और इनएक्टिव हो, वरना क्या होगा ना कि वो रोस्ट उसके वो क्या होगा, फर्दर रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना लेगा, जिसके कारण क्या होता है हम लोग को बाद में फ्यूचर में दिक्कत हो जाए। So metal oxides are reduced to corresponding metals by using reducing agent like carbon। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बन गया था, इसको कार्बन के साथ रिड्यूस कर दिया तो जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योरिटी मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कैथोड और एनोड रख देते हैं। कैथोड में प्योर वाला सब्सटेंस रखते हैं और एनोड में वो गंदा सब्सटेंस रखते हैं या गंदा मेटल रखते हैं जिसको हम लोग रिफाइन करना है। अभी क्या होता है कि हम लोग इसको करंट पास कराते हैं तो सिंपल सा बात है, हमको पता है कि जो भी चीज़ है वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव वाला रॉड जो होता है वो गल के सोल्यूशन के साथ मिलते मिलते नेगेटिव चार्ज के साथ मिल जाएगा। एंड हेंस होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज रॉड है ये धीरे धीरे मोटा होते जाएगा और ये छोटा होते जाएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज का जो डस्ट पार्टिकल, क्योंकि डस्ट पार्टिकल कोई चार्ज तो नहीं है, तो जाके नीचे में जाके जमा हो जाएगा एंड इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग एनोड मड बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सल्फेट सोल्यूशन ले सकते हैं, एसिडिफाइड कॉपर ले सकते हैं एंड हेंस यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इस तरीके का एक सिस्टम बना सकते हैं। सिमिलरली यही इस तरीके से रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स होता है। इसका केस क्या होता है? एनोड को लिया जाता है, एनोड को इम्प्योर कॉपर डाला जाता है, कैथोड में बोले तो स्ट्रिप ऑफ द प्योर कॉपर डाला जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। वही चीज होता है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद फिर क्या होता है, प्योर मेटल का हम लोगों का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है। उसी तरीके से the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and it is called anode mud। जैसा कि हम लोग को ये प्रोसेस समझ में आ चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कुछ और टॉपिक बाकी है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में एंड फर्दर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।